हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राजनीतिक सिद्धांत की समझ बीपीएससी 101। ये हम आज पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक, बीपीएससी। ओके, चलो 3 घंटे का पेपर होगा हमारा। 100 मार्क्स टोटल होने वाले हैं। इस पेपर में 2 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से कम 2, हर पार्ट से 2 क्वेश्चन करने हैं और 5 टोटल करने हैं और 400 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। चलो, पहला हम क्वेश्चन करेंगे मार्क्सवाद का। ठीक है, मार्क्सवाद पे अक्सर पूछा जाता है। तो मार्क्सवाद की जो समकालीन प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लिख देंगे। मार्क्सवाद पे तो हमेशा ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये तो अब तुम ये सोचना ही मत कि इस पर क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, करें या ना करें, ये तो सोचना ही मत। ठीक है, चलिए, मार्क्सवाद की समकालीन प्रासंगिकता मतलब आज के टाइम में उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखो, इंट्रोडक्शन में तो सबसे पहले हम यही बताएंगे कि मार्क्सवाद की जो समकालीन प्रासंगिकता है वो इसी बात से जाहिर हो जाती है कि आज की जो बढ़ती हुई आर्थिक असमानता, ठीक है, आर्थिक असमानता और जो भूमंडलीकरण या फिर भूमंडलीकृत पूंजीवाद, ठीक है, इसके दौर में इसके विश्लेषण जैसे आंतरिक मूल्य और वर्ग संघर्ष, एक वर्ग संघर्ष पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आंतरिक मूल्य, वर्ग संघर्ष, ये पूरी तरह से सटीक बैठते हैं। मतलब आज की बढ़ती हुई आर्थिक असमानता, भूमंडलीकृत पूंजीवाद के दौर में इसके जो विश्लेषण हैं जैसे अतिरिक्त मूल्य और वर्ग संघर्ष, ये पूरी तरह से सटीक बैठते हैं। हालांकि 21वीं सदी की जितनी भी जटिलताएं हैं, जैसे कि तकनीकी श्रम, ठीक है, तकनीकी श्रम हो गया, लिंग और जातिगत भेदभाव बोल सकते हो नहीं, बोलना है। तो इनके कारण इनके सिद्धांतों में जो व्यापक सुधार की आवश्यकता जो है वो महसूस की जाती है। अब समकालीन दुनिया में मार्क्सवादी सिद्धांतों का परीक्षण जो है वो हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी को हेडिंग बना लेंगे और सीधा हम इधर ले आएंगे। तो पहला हेडिंग लिखेंगे हम, इसके पक्ष में तर्क देंगे। ठीक है, तो इसी में पहला जो हमारे सब हेडिंग बनेगी, गहरी आर्थिक विषमता। कार्ल मार्क्स जो है वो, उनका ये पूर्वानुमान था, वो पहले ही ये बोलते थे कि पूंजी का जो केंद्रीकरण है ना, वो कुछ ही हाथों में हो जाएगा। जैसे कि आजकल तुम लोग देख रहे हो हमारे देश में जो हो रहा है, आज बिल्कुल सच साबित हो रही है वो चीज़ें। आज की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ अरबपतियों के पास क्या है, पूरी दुनिया की आधी से ज़्यादा संपत्ति है। ठीक है, तो गहरी आर्थिक विषमता लिख देंगे आप। सेकंड लिखेंगे आर्थिक संकट। ठीक है, आर्थिक संकट का विश्लेषण लिख सकते हैं। आर्थिक संकट का विश्लेषण बताएंगे कि मार्क्स का ये सिद्धांत कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो अपनी आंतरिक विरोधाभासों जैसे अति उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन ना, अति उत्पादन और मुनाफे की घटती हुई दर, ये 2 चीज़ों के कारण जो है वो संकटों से घिरी रहती है। ठीक है, अब 2008 की जो मंदी आई थी, आर्थिक मंदी, और हालिया जो फ़िलहाल जो आर्थिक उथल पुथल जो देख रहे हैं, उसमें वो चीज़ें साफ साफ आप लोग देख सकते हो। थर्ड है श्रमिकों का डिजिटल शोषण। डिजिटल शोषण कैसे होता है कि आज के टाइम में जैसे गिग इकोनॉमी है ना, गिग इकोनॉमी, और जो अमेज़ॉन हो गया, गूगल हो गया, ये जैसी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं, इनके द्वारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो काम है, उनका जो श्रम है, उसका एक तरह से शोषण हो रहा है। और इसी शोषण को मार्क्स के जो अतिरिक्त मूल्य, मार्क्स का सिद्धांत था अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से काफ़ी बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी सेकंड हेडिंग बनाएंगे, इसकी सीमाओं और आलोचनाओं के बिंदु। ठीक है, तो इसी में पहला बनाएंगे आप वर्ग से परे पहचान। इसमें क्या बताना है कि पारंपरिक मार्क्सवाद जो केवल वर्ग तक ही, वर्ग को ही संघर्ष का मुख्य आधार मानता था। भारत में जैसे अलग अलग समाजों में जातियाँ, नस्ल, लिंग आधारित कई तरह की पहचान की राजनीति
देखी जा सकती है यहाँ पे। और ये कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न हो जाते हैं जिन्हें मार्क्सवादी ढांचे में पूरी तरह से नहीं आंक सकते आप लोग, ठीक है। सेकंड लिखेंगे सोवियत संघ। सोवियत संघ के बारे में बता देंगे, सोवियत संघ का पतन, ठीक है, और सत्तावादी प्रवृत्तियाँ। तो 20वीं सदी में क्या हुआ था कि सोवियत संघ और जो अदर कम्युनिस्ट पार्टियाँ थी उनके प्रयोगों में अक्सर अधिनायकवाद और जो मानव अधिकार है, ठीक है, मानव अधिकारों का हनन, ये समस्याएं देखने को मिली, जिससे मार्क्सवाद का जो मॉडल था, व्यावहारिक मॉडल, उस पर भी कुछ सवाल उठने लगे थे। फिर मार्क्सवाद का जो समकालीन रूप है, समकालीन स्वरूप, उसके बारे में बता देंगे कि समकालीन जो मार्क्सवादी हैं उन्होंने अपने ढांचे को एक तरह से थोड़ा सा और उन्नत किया है, थोड़ा वो इको मार्क्सिज्म, ठीक है, या डिजिटल अर्थव्यवस्था और पहचान की राजनीति को भी अपने विश्लेषण का हिस्सा बना रहे, ताकि ये 21वीं जब सदी आएगी ना, 21वीं सदी में भी ये प्रासंगिक बना रहे हैं, ठीक है। सो और इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना, निष्कर्ष लिख देना कि मार्क्सवाद आज भी पूंजीवाद की कमियों को उजागर करने और सामाजिक न्याय की वकालत करने का एक अनिवार्य टूल बना हुआ है। भले ही इसके समाधान के जो तरीके हैं उनको लेकर दुनिया भर के जितने भी विचारक हैं उनमें मतभेद हो सकते हैं, बट ये आज भी जो है एक इम्पोर्टेंट एक टूल साबित होता है, ठीक है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वैश्वीकरण पर उत्तर आधुनिकतावादियों के विचारों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। वैश्वीकरण पर हमें जो उत्तर आधुनिकतावादी है उनके विचारों के बारे में आपको बताना है। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार वैश्वीकरण कोई एक तरफा या फिर कोई पश्चिमीकरण, ठीक है, या सांस्कृतिक समरूपता नहीं है। वे इसे एक ऐसी प्रक्रिया की तरह मानते हैं जो विखंडन, ठीक है, विखंडन, बहुलता, प्लुरैलिटी और स्थान, अलग अलग स्थान पर अलग अलग संस्कृतियों का जो मिश्रण हो जाता है ना, उसको बढ़ावा देती है। इसके तहत पहचान अब किसी एक स्थान या वक्त तक सीमित नहीं रहा है। ओके, इतना सा हम इंट्रोडक्शन में बता देंगे। अब जो इनके विचार थे उनके लिए अलग अलग मैं हेडिंग बना देती हूँ। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम इनके उत्तर आधुनिकतावादियों के प्रमुख विचार। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ से इसको ले जाते हुए यहाँ से हेडिंग बना देती हूँ, ठीक। फर्स्ट लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे हम सांस्कृतिक समरूपता का खंडन, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ होमोजेनाइजेशन। उत्तर आधुनिकतावादियों का ये मानना था कि जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण जो है इसके कारण दुनिया जो है ना केवल एक जैसी नहीं बन रही है, मतलब पश्चिमी टाइप की नहीं बन रही, बल्कि वैश्विक प्रवाह। वैश्विक प्रवाह का क्या मतलब हो गया, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इंटरनेट, ठीक है, ये स्थानीय संस्कृतियों से मिलती हैं और उन्हें मिटाने के बजाय एक नया ही मिश्रण तैयार कर देते हैं। मतलब जब कोई अलग कंपनीज, अलग इंटरनेट जब एक अलग तरह की संस्कृति से मिलते हैं तो उस संस्कृति को ख़त्म करने के बजाय उसी में मिल जाते हैं और एक नया ही एक तरह से संस्कृति बन जाती है, जिसे सांस्कृतिक संरक्षण या सांस्कृतिक संकरण कहा जाता है, ठीक है। फिर है अर्जुन अप्पादुराई और वैश्विक प्रवाह। मानव विज्ञानी जो जिनका नाम है अर्जुन अप्पादुराई, इनका मानना था कि वैश्वीकरण का जो सांस्कृतिक प्रभाव को समझने के लिए इसे 5 तरीक़ों से आप समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे, एक तो बताएंगे आप एथनोस्केप मतलब लोगों का प्रवास, ठीक है। मीडियास्केप जैसे छवियाँ और सूचनाओं का प्रवाह, मीडियास्केप को तो मीडिया से आप समझ ही जाओगे। टेक्नोस्केप के बारे में बताएंगे कि तकनीकी का प्रसार हो गया। फाइनेंसस्केप में आप फाइनेंस के बारे में बता देंगे, धन का प्रवाह। और आइडियास्केप मतलब राजनीतिक विचारों का प्रसार। ये प्रवाह जो है अलग अलग अपनी स्पीड से चलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो स्थानीय और वैश्विक एक अनूठा ही एक अलग साइज जो है वो एक संगम बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है महाआख्यानों का अंत, मेटा नैरेटिव, ठीक है, उनका अंत होना। उत्तर आधुनिकतावादी जो लोग थे वो ये मानते थे कि वैश्वीकरण और मीडिया
इसके प्रसार ने किसी एक सार्वभौमिक विचारधारा जैसे कि केवल मार्क्सवाद या फिर शुद्ध पूंजीवाद होता है ना, उसको एक तरह से खारिज कर दिया है। आज इंटरनेट भी है, सोशल मीडिया भी है, इनके ज़रिए जितने भी स्थानीय और अलग अलग आवाज़ों को मंच मिला है। ठीक है, तो महाआख्यानों का अंत कर देंगे आप। 4th पॉइंट है उपभोक्तावाद या फिर पहचान। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार जो वैश्वीकरण का दौर था उसमें व्यक्ति की पहचान में होती थी ना, वो उनकी पारंपरिक भूमिका जैसे वर्ग, लिंग, धर्म, जाति, इससे तय नहीं होती थी। इसके बजाय इस बात से होता था कि वो बाज़ार में क्या उपभोग कर रहा है, क्या कंज्यूम कर रहा है। यानी लोग अलग अलग वैश्विक जो उत्पाद हैं, अलग अलग ब्रांड्स के हैं, और एक तो मीडिया के माध्यम से भी अपनी खुद की पहचान बनाने लग जाते हैं। ठीक है, तो उपभोक्तावाद और पहचान के बारे में आप बता देंगे। देन राज्य की संप्रभुता का कमज़ोर हो जाना। देखो, वैश्वीकरण के युग में जो जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आती हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी जो आती है ना, और वैश्विक मीडिया और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, इनका जो प्रभाव बढ़ने लगता है, उसके कारण राष्ट्र एंड राज्य इनकी जो केंद्रीय भूमिका होती है ना, वो कमज़ोर हो जाती है। सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का सीमा पार एक तरह से जो स्वतंत्र प्रभाव होता है, वो इसको और भी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड बना देता है। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष लिख देना। ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे ख़त्म। 5th क्वेश्चन करेंगे, शास्त्रीय और आधुनिक उदारवाद के बीच प्रमुख अंतरों पर प्रकाश डालें। शास्त्रीय और आधुनिक उदारवाद, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो हमें बताने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करेंगे इसको। ठीक है, सो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि शास्त्रीय उदारवाद और आधुनिक उदारवाद, इनके बीच में सबसे जो मुख्य अंतर होता है ना, वो होता है राज्य की भूमिका। ठीक है, स्वतंत्रता की अवधारणा और अर्थव्यवस्था। ठीक है, शास्त्रीय उदारवाद हस्तक्षेप और सीमित सरकार का समर्थन करता है, जबकि जो आधुनिक उदारवाद है वो सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य पर जोर देता है। ठीक है, इतना सा हम बता देंगे। अब एक एक करके हेडिंग डालेंगे। इन दोनों के बीच जो मेन डिफरेंसेस हैं उनको लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम राज्य की भूमिका। राज्य की भूमिका में आप क्या बताएंगे कि पहला हेडिंग बनाएंगे शास्त्रीय उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद क्या बोलता है इसके बारे में। शास्त्रीय उदारवाद कहता है कि वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। ठीक है, उनके अनुसार राज्य का काम केवल व्यक्ति का जीवन, उसकी स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। दूसरी तरफ जो आधुनिक उदारवाद है, वो कहते हैं कि वो राज्य को एक सकारात्मक साधन मानते हैं। ठीक है, और राज्य का कार्य केवल इतना नहीं होता कि रक्षा करना, ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होता, बल्कि गरीबी, अशिक्षा, ठीक है, और वंचितों, इनकी मदद करके उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान करना होता है। ये हो गई राज्य की भूमिका में। अब दूसरा हेडिंग है स्वतंत्रता का दृष्टिकोण। इसका क्या मतलब होता है? इसमें अगर हम शास्त्रीय उदारवाद के बारे में बताएं तो इनका सोचना है कि ये कोई नकारात्मक स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के कार्यों में सरकार या बाहरी लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको अकेला छोड़ दो। वहीं पर आधुनिक उदारवाद जो है वो बोलते हैं कि वो इस जो पॉजिटिव फ्रीडम है, ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी जो है उसको ये समर्थन करते हैं। इनका ये मानना है कि स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो केवल प्रतिबंधों का अभाव, मतलब हस्तक्षेप नहीं होता हो, ठीक है, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के पास अपनी कुछ क्षमताएं भी होनी चाहिए और अपने जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए जो वास्तविक साधन हैं, ठीक है, साधन और अवसर, वो दोनों होने चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही 3rd पॉइंट लिखेंगे हम
अर्थव्यवस्था और बाजार। अब इनके बारे में दोनों का ये विचार है कि जो शास्त्रीय उदारवाद है वो कहते हैं कि ये मुक्त बाजार, फ्री मार्केट का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार जितनी भी आर्थिक गतिविधियों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहीं पर जो आधुनिक उदारवाद है वो कहते हैं कि बाजार की जितनी भी विफलताएं होती हैं, मार्केट फेलियर्स, उनको सुधारने, एक अधिकार को रोकने, और जो श्रमिक और उपभोक्ता, इनके अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य के हस्तक्षेप को ये सही मानते हैं। ओके, देन 4th पॉइंट है समानता और सामाजिक न्याय। अब इसमें भी जो शास्त्रीय उदारवाद है, और मैं ये शॉर्ट में लिख देती हूँ, शास्त्रीय उदारवादी बोलते हैं कि ये केवल कानून के समक्ष समानता पर बल देते हैं। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे उनकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कैसी भी हो। ये शास्त्रीय उदारवाद होता है। आर्थिक उदारवादी कहते हैं कि अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर बल देते हैं। मतलब कि जो जैसे कुछ कल्याणकारी योजनाएं हो गई और आरक्षण, रिजर्वेशन, ये कुछ नीतियां हैं जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। ठीक है, अब इनके बाद आप जैसे शास्त्रीय उदारवाद में आप बता सकते हो कौन कौन से विचारक थे। जैसे जॉन लॉक थे, जॉन लॉक बता देना, जेम्स मिल, ठीक है, और हर्बर्ट स्पेंसर। और आधुनिक उदारवाद के जो मेन थिंकर्स थे वो थे टी.एच. ग्रीन और जॉन रोल्स। ये दो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। गॉट इट? फिर निष्कर्ष लिख देना, ये बहुत अच्छा सा आपका आंसर बन जाएगा। एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, अलगाव के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे हमेशा पूछा जाता है अलगाव के सिद्धांत की। एक क्वेश्चन जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, वर्ग संघर्ष, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, बट हम यहाँ पर अलगाव के सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो अलगाव का सिद्धांत किसने दिया था। ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। ठीक है, ये याद रखना। तो इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अलगाव का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक ढांचा है, जिसके अनुसार जो पूंजीवादी व्यवस्था में जो श्रमिक होते हैं वो अपनी ही मेहनत से, ठीक है, लेबर जो है वो अपनी मेहनत से, अपने द्वारा बनाई गई चीज़ों से और अपने मानवीय स्वभाव से कटकर एक मशीन का हिस्सा बन के रह जाता है। मतलब जो श्रमिक है वो पूंजीवादी जो व्यवस्था है ना, पूंजीवादी व्यवस्था में लेबर क्लास जो है वो सिर्फ एक मशीन की तरह बन के रह जाता है। ओके, ना उसकी अपनी इच्छाएं रह पाती हैं, ना उसकी अपनी कुछ फीलिंग्स रह जाती हैं, बस उससे काम लिया जाता है, जिसको हम सीधा सीधा बोलते हैं जो श्रमिक है उसका शोषण होना। ठीक है, तो अब हम हेडिंग लिख देंगे, इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला हम पॉइंट लिखेंगे, उत्पाद से अलगाव। ये पहला हम बताएंगे। तो इसमें आप बताएंगे कि श्रमिक जो होते हैं ना, वो जिस वस्तु या उत्पाद को, किसी भी प्रोडक्ट को जब अपने हाथ से बनाता है तो उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। वो जो वस्तु होती है वो पूंजीपति की संपत्ति बन जाती है। जैसे कोई श्रमिक है, कोई लेबर है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो जो वो चीज़ें बना रहा है, जो प्रोडक्ट वहाँ पे बना रहा है, तो वो उसकी नहीं होती, वो उस इंसान की होती है जिसकी वो फैक्ट्री है। ओके, और बाजार में बिकने के लिए फिर वो चीज़ें चली जाती हैं। तो निर्मित उत्पाद जो है वो निर्माता के लिए एक बाहरी और विरोधी वस्तु बन जाता है। फिर है उत्पादन प्रक्रिया, इससे अलगाव। इसका मतलब ये कि जो कार्यस्थल होता है, मतलब फैक्ट्रीज हो गई या कोई भी ऐसा ऑफिस हो गया, वहाँ पर श्रमिक का काम क्या होता है, उसकी जो रचनात्मकता होती है या फिर उसे खुशी का कोई साधन नहीं होता है। कार्यस्थल, फैक्ट्री जो होती है ना, वहाँ पर जब कोई श्रमिक काम कर रहा है तो वो वहाँ पे कोई उसकी खुशी की मतलब उसको खुशी नहीं होती वहाँ पे, वो उसकी खुशी के लिए चीज़ें नहीं है वहाँ, वो एक मशीनी नीरस वाली एक प्रक्रिया में बंद कर रह जाता है। तो श्रमिक जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाता है और खुद को ना
फ्री महसूस करने की बजाय वो अपने आप को मजबूर पाता है वहाँ पर। देन थर्ड है मानवीय सार, मानवीय सार या फिर स्वभाव, इससे भी अलगाव। तो मार्क्स क्या कहते हैं कि मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति होती है ना, वो क्या होती है, रचनात्मक होती है, क्रिएटिव, स्वतंत्र होती है, ठीक है, और उसका कुछ ना उद्देश्य होता है। बट पूंजीवाद में क्या होता है, श्रमिक केवल अपनी बुनियादी जो उसकी शारीरिक ज़रूरतें होती है ना, जैसे भोजन, कपड़ा, इनको पूरा करने के लिए काम करता है। वो अपने जो उसकी क्रिएटिविटी है उसको खो देता है और एक तरह से पशुओं जैसा जीवन जीने के लिए वो विवश हो जाता है। देन अन्य श्रमिकों से अलगाव, कैसे, मतलब जो लेबर्स हैं उनसे भी अलगाव हो जाता है। तो पूंजीवादी जो व्यवस्था है ना, वहाँ श्रमिकों के बीच सहयोग के बजाय ना, देखो हम लोग क्या सोचते हैं कि जब लेबर आपस में काम कर रहे होते हैं किसी फैक्ट्री, हमें लगता है कि वो सब मिल के काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। उनमें सहयोग की बजाय ना एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा पैदा कर देती है वो चीज़ें। अधिक वेतन या काम पाने की होड़ में मजदूर एक दूसरे को ना एक प्रतिद्वंदी समझने लग जाते हैं कि मेरी सैलरी उससे ज़्यादा होनी चाहिए या उससे ज़्यादा काम मुझे मिलना चाहिए। तो इससे समाज में जो है ना आपसी भाईचारा जो है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब एक सामाजिक जो एक भाईचारा, एक या बोल सकते हो तुम सामाजिक सहयोग की भावना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब दूसरा हम एक लास्ट हेडिंग लिख सकते हैं कि अलगाव का समाधान, ठीक है। इसमें लिखेंगे कार्ल मार्क्स ये मानते थे कि अलगाव जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था और निजी संपत्ति की देन है। इसका एकमात्र समाधान पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करके एक ऐसी कम्युनिस्ट या साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना है जहाँ पर जो उत्पादन के साधनों पर पूरी जनता या समाज का सामूहिक स्वामित्व हो। ओके, फिर निष्कर्ष हो जाएगा हमारा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नारीवाद पर अक्सर पूछा जाता है, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत के विकास का पता लगाइए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मैं सारे वही करवा रही हूँ जो अक्सर आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं इंट्रोडक्शन या परिचय, उसमें बताएंगे राजनीतिक सिद्धांत का जो विकास था ना, वो राजनीतिक विज्ञान और दर्शन, ठीक है। इसमें महिलाओं के अनुभव जो होते हैं ना उनको शामिल करना, और जो एक लैंगिक असमानता या फिर पितृसत्ता है ना, उसको चुनौती देने का एक बहुत ही लंबा और एक क्रमिक इतिहास है। उसको बोलते हैं नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत। इसके विकास को ना 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है जो पहली लहर आई थी 19वीं सदी से लेकर 1930 तक का, ठीक है। इसमें पहला है मुख्य उद्देश्य। क्या उद्देश्य था इसका? मुख्य उद्देश्य में आप बताएंगे कि इस चरण की शुरुआत जो है वो उदारवादी नारीवाद से हुई थी, ठीक है, उदारवादी नारीवाद से। इसमें महिलाओं के सामने या महिलाओं के लिए पुरुषों के समान कानूनी, राजनीतिक और संपत्ति के अधिकारों की मांग की गई थी। फिर सेकंड है कुछ प्रमुख घटनाएं में क्या बताओगे, जैसी मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। और जो 1920 से लेकर अमेरिका के जो संविधान संशोधन 1920 में जो संविधान संशोधन हुआ था ना अमेरिका में, उसके तहत महिलाओं को क्या मिला था? वोट डालने का अधिकार, ठीक है, तो ये बता सकते हैं आप। फिर दूसरी लहर कब आई थी? 1960 से लेकर 1980 तक की। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी? इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था, प्रमुख उद्देश्य में बताएंगे कि इस दौर में जो व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, मतलब पर्सनल इज़ पॉलिटिकल,
का नारा उभरा था। और सिद्धांतकारों ने ये तर्क भी दे दिया था कि घर और परिवार की जो निजी ज़िंदगी होती है ना, वो भी राजनीतिक सत्ता से जुड़ी होती है। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद जो घटनाएं हुई थी, कुछ प्रमुख जो घटनाएं हुई थी, उनमें बताओगे कि इसके तहत जो पितृसत्ता होती है ना, उसको चुनौती दी गई। और जो रेडिकल नारीवाद और मार्क्सवाद नारीवाद जैसी विचारधाराएं विकसित हुई। ठीक है, अब जो तीसरी घटना थी, तीसरी लहर लिखेंगे हम 1990 से लेकर वर्तमान तक। ठीक है, इसमें आप बताओगे इसका क्या उद्देश्य था। इसका उद्देश्य बता देना कि इस चरण में महिलाओं के बीच विविधता, जैसे विविधता में क्या क्या आता है, नस्ल, वर्ग, क्षेत्र, इस पर ध्यान दिया गया। ठीक है, और इसे इंटरसेक्शनैलिटी का क्या कहा जाने लगा। ठीक है, तो इसमें एक उद्देश्य लिखेंगे, दूसरा आप महत्व बताएंगे कि समकालीन समाज में ये सिद्धांत जो था ना, ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व में जो एक लैंगिक कोटा हो गया या लिंग आधारित हिंसा और सार्वजनिक नीति पर भी केंद्रित था। ये देन हम निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में आप बता देना कि आज नारीवादी सिद्धांत का दायरा जो है वो सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, ये सभी लिंगों के लिए समान अधिकारों की वकालत करता है। ठीक है, और जो राजनीति विज्ञान के जो जितने भी पारंपरिक सिद्धांत है ना, उनका पुनर्निर्माण करके एक अलग न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की रूपरेखा तैयार करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 8th क्वेश्चन को करेंगे हम, जिसमें कि निम्नलिखित पर 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ करनी है, दोनों ही करने हैं। ठीक है, मतलब ये है कि बड़े क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, साथ साथ ये इस तरह के शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। तो पहले लिखेंगे हम राजनीतिक रूढ़िवाद और लोकतंत्र का कुलीनवाद महत्व, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। देखो, राजनीतिक रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है। ठीक है, ये एक विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं, ठीक है, किसके बारे में बात करती है, जो जितनी भी पारंपरिक मान्यताएं हो गई, संस्थाएं हो गई, ठीक है, और स्थापित व्यवस्थाओं का समर्थन करती है। मतलब ये एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं, पारंपरिक संस्थाओं और स्थापित व्यवस्थाओं का समर्थन करती है। वो व्यवस्थाएं जो ऑलरेडी स्थापित हो चुकी हैं उनका ही समर्थन करती है। और ये तेज़ी से होने वाली जो क्रांतिकारी बदलावों के बजाय धीमी व्यवस्था, ठीक है, और जो यूज़ की हुई जो नीतियाँ होती हैं ना, ऐसी नीतियाँ जिनको आजमाया जा चुका है ऑलरेडी, उनको ये प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके जो प्रमुख लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। पहला लिखेंगे परंपरा और इतिहास में विश्वास। ये विचारधारा जो है ना, ये मानती है कि वर्तमान जितनी भी संस्थाएं हैं ना, वो सदियों के अनुभवों, जितने भी अनुभव हैं, सदियों के अनुभवों और परंपराओं का परिणाम है, इसलिए उनका संरक्षण करना जरूरी है, आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ में ये विश्वास करते हैं। परिवर्तन का विरोध नहीं करना बल्कि सावधानी करना। तो रूढ़िवादी जितनी भी विचारधाराएं होती है ना, वो पूरी तरह से ना बदलाव के खिलाफ नहीं होती हैं, लेकिन ये अचानक से और एकदम से ना उग्र परिवर्तन का विरोध करते हैं। फिर मानव स्वभाव की अपूर्णता, ये विचारधारा ये भी मानती है कि मनुष्य स्वभाव से सीमित और अपूर्ण, ठीक है, इसलिए समाज को पूरी तरह से तर्क के आधार पर एक रात में ही आप बदल नहीं सकते हैं। तो मानव स्वभाव की अपूर्णता, क्योंकि वो तो बाय नेचर ही वो उसका जो स्वभाव है वो सीमित है और अपूर्ण है। ठीक है, संस्थाओं का महत्व, परिवार, धर्म, ठीक है, निजी संपत्ति और स्थापित राज्य व्यवस्था, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देना, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कि राजनीतिक विचारधाराओं में रूढ़िवाद को आप जैसे पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। फिर है लोकतंत्र का कुलीनवादी सिद्धांत।
कुलीन मतलब एलीट वर्ग, जो एलीट होता है ना। तो राजनीति विज्ञान में जो लोकतंत्र का कुलीनवादी या अभिजनवादी सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मानते हैं कि जो जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती है ना, उसमें वास्तविक शक्ति जो होती है वो एक छोटे संगठित और प्रभावशाली वर्ग के हाथों में ही केंद्रित रहती है, जिसे अभिजन या एलीट कुलीन वर्ग माना जाता है। आम जनता जो होती है ना, वो केवल चुनाव में वोट देने तक ही सीमित रहती है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में क्या क्या बताना है। पहला है शक्ति का केंद्रीकरण, इसमें क्या क्या आता है? शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और मीडिया। ओके, ये प्रमुख क्षेत्र होते हैं। इसमें निर्णय लेने की शक्ति जो होती है या इसके जो विशेषाधिकार होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? एलीट वर्ग, कुलीन लोगों के पास होते हैं। देन सेकंड लिखेंगे आप, आम जनता की निष्क्रियता। कैसे? इस सिद्धांत ये बताता है कि जितनी भी बहुसंख्यक जनता होती है ना, वो राजनीतिक रूप से क्या होती है? उदासीन, ठीक है, उदासीन होती है और अयोग्य बताया इन्होंने। आम नागरिक केवल अपने पसंद के जो शासक होते हैं ना, जो नेता होते हैं, उनको चुनने में सिर्फ मतदान करने के एक तरह से साधन मात्र ही होते हैं, अकॉर्डिंग टू कुलीनवादी। थर्ड है संगठित बनाम असंगठित। अभिजन वर्ग, एलीट वर्ग, कुलीन वर्ग हमेशा से अत्यधिक संगठित होता है, जबकि जो आम जनता होती है ना, वो असंगठित होती है, जिसके कारण वो जो कुलीन वर्ग जो है, जो नीतियाँ बनाता है, उनका विरोध नहीं कर पाती। असंगठित क्यों होता है? जातियों में बटे होते हैं, अपने अपने धर्मों में बटे होते हैं, वर्गों में, ठीक है, अलग अलग समुदाय में, पता नहीं किन किन चीज़ों पर ये समाज बटा होता है। तो वो क्या होता है कि वो जब ये कुलीन वर्ग जब कुछ भी नीतियाँ बनाता है तो वो उनका विरोध नहीं कर पाते। और है नेतृत्व की भूमिका। ये सिद्धांत जो है वो नेतृत्व के गुणों पर जोर देता है, ना कि जनता की सामूहिक भागीदारी पर, ठीक है। व्यक्ति पूजा बोल सकते हो आप। ओके, फिर निष्कर्ष लिख देना और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।